नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट, अभी रिसेंटली एएफओ सिलेक्टेड हैं, राकेश कुमार। स्वागत है आपका एग्रीमेंटर्स के यूट्यूब चैनल पे। आप ये बताइए कि सबसे पहले अभी प्रेजेंट टाइम में आपको एएफओ लगने के बाद इतना स्ट्रगल भरा टाइम आपका रहा और इसके बाद आपने एएफओ ज्वाइन मतलब अभी करना है, तो कैसा मतलब फील कर पा रहे हैं अभी? सर अभी के टाइम पे मैं बहुत खुश हूँ। पहले होता था जैसे पिछली बार नहीं हुआ, उससे पिछली बार नहीं हुआ, तो सपोर्टिव थी फैमिली, बट कहीं ना कहीं उनको भी बुरा लगता है, हम वो महसूस कर पाते हैं। बट हाँ, अभी तो सब खुश है, सब परफेक्ट है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो टाइम पीरियड है जब एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो चुका है हाँ जी। और जब तक ज्वाइनिंग का टाइम है, हाँ जी सर। इस टाइम को कैसे फील कर पा रहे हो? सर स्टार्टिंग के टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रही, उस दिन तो बिल्कुल आसमान पे था। अब ठीक है कि अभी वेट चल रहा है कि जल्दी से जल्दी आ जाए, ज्वाइनिंग आ गई। ज्वाइनिंग आ जाए। ठीक है। राकेश, मैं आपसे इम्पोर्टेंटली ये पूछना चाहूँगा क्योंकि देखो आज सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी मेहनत करते हैं, है ना, इतना लंबा टाइम होता है, तो इस स्ट्रगल में आपका सीक्वेंस क्या रहा? मतलब किस प्रकार से आपने तैयारी स्टार्ट की थी और आज आपने ये जो अचीवमेंट गेन की है इसमें किस प्रकार से आपने किन किन चीज़ों को फॉलो किया, क्या आपका डायरेक्शन रहा? जनरली जो आपके माइंड में है और जो आपने वाकई में फील किया वही आप जो है इन बच्चों को बताइए। सर मेरी जो बीएससी कंप्लीट हुई 2020 के अंदर, उस टाइम कोरोना था। कोरोना के अंदर मेरा जो लास्ट टाइम था वो कोरोना में गया था। तो उसके बाद में फिर मेरी कैट की प्रिपरेशन भी की हुई थी, जिसके कारण मेरा इंग्लिश मैथ रीजनिंग अच्छा था। मैंने सबसे पहले आरआरबी का जो ऑफिसर स्केल 1 था वो दिया, जिसके अंदर मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे। उसके बाद में मैं एएफओ पे लग गया। ठीक है। तो एएफओ पे जब मैंने पहली बार ट्राई किया तो प्री भी हो गया। उस टाइम पे तो प्री की कट ऑफ भी बहुत हाई गई थी, शायद 40 से भी ऊपर गई थी। तो उस टाइम पे हो गया मेरा प्री। फिर मैंने मेंस दिया और फिर मेरा इंटरव्यू भी आ गया, बट वो मेंस के अंदर नंबर कम थे तो मैं रह गया। तो उस टाइम फिर मैंने साथ साथ में एमएससी के अंदर भी एडमिशन ले लिया था। तो साथ में एमएससी चल रही थी कोरोना के अंदर और साथ में एडमिशन वो तैयारी चल रही थी। नहीं हुआ, वहाँ पे भी बुला लिया, एमएससी का रिसर्च का काम आ गया, कोर्सेज वगैरह करने हो गए। तो दूसरे साल ऐसा था कि थोड़ा डाइवर्टेड माइंड हो गया था। तो उस बार पोस्ट भी 1300 के लगभग आई थी अभी लास्ट ईयर। तो सर उस टाइम पे जब नहीं हुआ तो थोड़ा बुरा लगा था कि जब 400 450 पोस्ट थी तब भी नहीं हुआ, अब दुगनी 1300 की पोस्ट के साथ भी नहीं हुआ। 1300 की पोस्ट के साथ भी नहीं हुआ। इस बार तो आई भी स्टार्टिंग में 516 के लगभग थी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो फिर मैंने इस बार एमएससी कंप्लीट होने के बाद मैंने ड्रॉप लिया और मैंने उस टाइम काफ़ी एग्ज़ाम टारगेट किए थे, जैसे हरियाणा एडीओ का एग्ज़ाम टारगेट किया था और एएफओ तो हर साल होता ही है। एचडीओ का उस टाइम था कि आएगा एग्ज़ाम, और भी पंजाब एडीओ का आ गया। तो मैंने आराम से वो सारे टारगेट देख के कि सारों में एग्रीकल्चर आ रही है, लगभग तैयारी कॉमन है, तो मैंने वहाँ से वो स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। मतलब इन 3 साल के अंदर ड्यूरिंग एमएससी करते हुए भी और उसके बाद जो है 1 साल अपना टाइम प्रिपरेशन को देकर और आपने जो है डिफरेंट एग्जाम को भी फोकस किया, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एमएससी के टाइम से आपको कैसे, मतलब आप एमएससी कर रहे थे और ड्यूरिंग दैट प्रिपरेशन कैसा हो पाता है? एमएससी के साथ प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर एमएससी के अंदर स्टार्टिंग के अंदर 3 सेमेस्टर तो हमारे कोर्स वर्क रहते हैं जी। और उसी के साथ साथ रिसर्च भी लगानी पड़ती है और साथ साथ में डाटा। तो सर थोड़ा सा हेक्टिक होता है बट मैनेज हो पाता है। बट वही बात है कि कुछ चीज़ें मतलब कि उतनी स्पीड नहीं बन पाती। ठीक है। मतलब एमएससी के साथ आप ये बोलोगे कि अगर आप मैनेज कर पाने में सक्षम हो, आपकी मैनेजरियल कम्युनिटी अगर अच्छी है, तब आपको एमएससी और प्रिपरेशन दोनों कंटिन्यू करनी चाहिए। अदरवाइज आपको एक चीज पे फोकस करना चाहिए, आइदर एमएससी और आपका उस पे। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आपने अभी प्रेजेंट टाइम में जो फोकस किया, स्टडी किया, इसमें आपने कंटेंट किस प्रकार से फॉलो किया? मतलब जैसे हम बोलते हैं कि भाई नेमराज सुंडा पढ़कर हम लोग पास हो जाते हैं ना, और एक माइंड में बड़ा मतलब नेगेटिव पर्सपेक्टिव बनता है कि सर इतना पढ़ते हैं कई बच्चे कि बहुत सारी बुक्स पढ़ लेते हैं फिर भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो उसमें आप क्या बोलना चाहोगे? वहाँ आप लोगों की क्या मतलब आपकी थिंकिंग क्या रही और आपने किस प्रकार से उसको फॉलो अप किया? सर नेमराज सुंडा का ऐसा है कि वो बिल्कुल बेसिक बुक है। तो वो तो सर ग्रेजुएशन के दौरान ही सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हमने पढ़नी स्टार्ट कर दी थी जी। तो उसके बाद में भी अगर आज भी मैं कम से कम 20 बार पढ़ चुका हूँ उसे। ठीक है।
बट आज भी अगर मैं दोबारा देखूंगा तो मेरे को कुछ ना कुछ चीज़ नहीं मिलेगी। जी जी। तो वो तो कभी खत्म नहीं होने वाली। उसके अलावा सर रही बात एग्जाम में क्वेश्चन आने की कि AFM के अंदर नेमराज, तो सर नेमराज तो सारे ही पढ़ते हैं। अगर 10 क्वेश्चन आ गए तो वो इजी है, 10 क्वेश्चन वो सबके लिए इजी है। बिल्कुल, जो आपके 10 या 12 क्वेश्चंस आते हैं वो तो सब लोग कवर करेंगे ना उन बेसिक्स को, हमें एडवांस के ऊपर और एलाइड के ऊपर भी फोकस करना होता है। हाँ जी। ठीक है जी। तो उस टाइम मैंने वैसे अलग अलग नोट्स फॉलो किए। मैंने TN जब कोचिंग मैंने अब अक्टूबर में स्टार्ट की थी तो उस टाइम से पहले मेरा एक बार मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। मैंने जैसे TNU का मैनुअल उठा के वहाँ से एनिमल हस्बेंड्री की, कुछ दोस्त फिशरी में थे तो उनसे थोड़े बहुत मंगा के बेसिक फिशरी भी कर ली थी मैंने। जी जी जी। तो बाकी अलग अलग सोर्सेज से जैसे वो सेरिकल्चर लैग कल्चर वगैरह ये पढ़ लिए थे। तो अक्टूबर के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है मेरे को लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है। तो एक सब्जेक्ट तो आपने जो स्टार्ट करवा रखा था और एक सब्जेक्ट मैं खुद का एक अपनी तरफ से करके लेके चलता था। ठीक है। तो अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कोचिंग के लिए बोलते हैं ना, आप HU से हो, वहाँ से BSc आपका है, MSc आपका है, मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी है और गाइडेंस भी अच्छा है, ये नहीं कहेंगे मतलब वहाँ के प्रोफेसर कोई है ना, बहुत अच्छी लेवल से आपने कवर अप भी किया। फिर आपको एक कोचिंग की रिक्वायरमेंट किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हुई कि जिसको आपने मतलब ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट समझा? और या एक अगर मैं बात करूँ तो हम किस मतलब आपका जो थिंकिंग लेवल रहा उसके अकॉर्डिंग वो क्या रहा? सर कोचिंग वैसे अगर देखें तो काफ़ी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग थे, मतलब अच्छे कंसेप्ट थे, मेरे को टीचरों ने अच्छा पढ़ाया था उसी टाइम पे। पर सर कोचिंग से ऐसा हो जाता है ना कि एक पाथ मिल जाता है, कंटिन्यूटी क्रिएट कंटिन्यूटी बनती है, हमें डेली क्लास लगानी पड़ती है, हमें टाइम टू टाइम टेस्ट देने पड़ेंगे वरना वो बर्डन हो जाएगा। तो सर वो कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए वो ही मैंने वो किया था। अच्छा आपके मतलब मैं अगर सिलेक्शन में बोलूं कि मेजर की पॉइंट रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, तो 4 या 5 या 10 जो भी आपके मेजर की पॉइंट अगर आपके माइंड में है जो आपको लगता है कि हाँ सिलेक्शन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इन पॉइंट्स का रहा, तो आप क्या बोलना चाहोगे? सर अगर सबसे इम्पोर्टेंट देखूं तो सर मैंने जो पिछले 2 बार की गलती की है कि टेस्ट से सर सबको डर लगता है, मेरे को भी लगा था। तो मैंने इस बार वो देखा कि अपन जब मैंने कोर्स लिया तो मेरे को एक चीज़ नोट की कि अपने जो टेस्ट है उसके अंदर ना तो आप किसी और के मार्क्स बताते हो ना रैंक बताते हो। तो सर उसके बाद में फिर मैंने कहा ठीक है अभी अपने को क्या है, अगर पढ़ा है तो भी देंगे, नहीं पढ़ा तो भी देंगे। जैसे आपने वो बुक्स के टेस्ट दिए थे, आपने 4 बुक्स कवर करवाई थी, तो सर 4 बुक कवर करना मेरे लिए नहीं पॉसिबल था क्योंकि मैं 2 चीज एक साथ पढ़ रहा था, क्लास का भी और खुद का भी, और उसके बाद में मैं एक बुक को कवर नहीं। तो मैंने सिर्फ क्या किया, एक नोटबुक ली, ठीक है, और टेस्ट ओपन किया, चाहे मेरे उसके अंदर 60 में से 10 नंबर आ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं है। तो सर स्टार्टिंग के 4-5 दिन तो जब मतलब 4-5 टेस्ट दे दिए तो मेरे को थोड़ा टफ लगा। बाद में सर वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया कि ठीक है अभी कोई नहीं, टेस्ट देना ही देना, एटलीस्ट वो हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं और हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। हाँ जी ठीक है। मैं उनको संडे टू संडे मेरी उस नोटबुक को रिवाइज, यानी कि पहला की पॉइंट है आपका टेस्ट, जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू बनी। सेकंड मैं डेली एक मतलब कि वो टेस्ट के अंदर ही है कि मैं डेली एक टेस्ट तो स्टार्टिंग के अंदर देना स्टार्ट किया, बाद में सर 2-3 भी मैंने दिए क्योंकि जब पढ़ने का मन नहीं करता मैं टेस्ट दे लिया करता। ठीक है, दैट्स ग्रेट। यानी कि आपकी कंटिन्यूटी जो बनी वो टेस्ट से बनी कहीं ना कहीं। हाँ जी। ठीक है। सेकंड थिंग सर अपने मतलब कि हर एक किसी का वैसे तो सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, हाँ, पर मेरे जैसे हॉर्टिकल्चर वगैरह मेरा जो करवाया था वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था, फिशरी वगैरह थी और ये इन चीज़ों में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। तो अपने जो नोट्स है ना इनके सिवा फिर मैंने हॉर्टिकल्चर के अंदर बहुत वास्ट था जी, तो मेरे को HDO की भी प्रिपरेशन करनी थी, तो फिर वो मतलब कि मैंने थोरोली किया, जो नोट्स थे वो मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। जी। ठीक है। तो एक इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो आपका जैसे फॉर एग्जांपल हम कवर कर रहे हैं ना, ड्यूरिंग दैट माइंड में नेगेटिविटी भी आती है कि यार ये कवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पिछले 2 साल हो चुके हैं, लास्ट ईयर वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी फिर भी नहीं हो पाया, तो इस बार क्या गारंटी थी? क्योंकि बार बार ना जैसे बच्चा फ़ोन करता है और सबसे पहले हमसे भी यही पूछता है कि सर गारंटी क्या है कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो गारंटी आपके माइंड में कहाँ से आई? सर नेगेटिविटी की देखूं तो मेरे पास तो नेगेटिविटी का तो भंडार था। ठीक है। तो जैसे पहली तो पोस्ट वाली होगी, पोस्ट कम आई है। दूसरी सर अगर कोई भी मतलब कि यूट्यूब पे मैं वीडियो देखता था कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्योंकि मैं फ्री टाइम में ऐसा कुछ ना कुछ करता रहता था, क्वेश्चन आप भी डालते थे
और मतलब कि हर एक चीज जो थी यूट्यूब पे के क्वेश्चन डिस्कस किए होते थे मैं देखा करता था पुराने, जैसे नेमराज सुंडा के भी काफी जगह वो वीडियो मिल जाती थी, तो वो मैं देखा करता था और टेलीग्राम वगैरह पे देखा करता, तो उनके ऊपर मैं ये देखता कि कितने पर्सन्स ने आंसर्स किए हैं, तो नेगेटिविटी तो बहुत थी। अच्छा, मतलब आप ये देख के डरते थे कि कितने बच्चों ने आंसर करके मैं वहां पे कहां स्टैंड करता हूँ। ये तो होता ही है। और व्यूज देखता था मैं कि हाँ ठीक है 5,500 देख रहे जनवरी के मंथ में, और उसके बाद में मैंने कहा 5,500 लोग ही वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो मैंने कहा थोड़ी दिक्कत तो है, नेगेटिविटी थी सर, बट तैयारी बस ठीक था कि मेरे को एक तो ये था कि मेरे को टेस्ट देने हैं, एक मेरे को कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। ठीक है, बिल्कुल। तो अच्छा एक चीज मुझे और बताओ, जैसे अभी आप स्टडी करते हैं ना, तो स्टडी करते करते टाइम हम कई बार ना एग्जॉस्ट हो जाते हैं बीच में, मतलब मन नहीं करता पढ़ने का, तब आप क्या करते थे मतलब उस कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा पीक पॉइंट है। सर मैं घर पे था, जैसे ड्रॉप लिया था मैंने, तो मेरा ऑनलाइन ही मैंने क्लास ली, घर से बाहर निकलना हुआ नहीं। तो सर मेरा एक फ्रेंड है, मेरा क्लासमेट ही है, तो सर हम क्या करते थे कि हम दोनों टारगेट डेली के सेट करते थे। ठीक है। तो उसने कोचिंग यहाँ से नहीं ले रखी थी, तो हम क्या करते हैं कि ठीक है अभी तू आज ये फिशरी पढ़ेगा, मैं फिशरी पढ़ूंगा, क्लास में अपना हॉर्टिकल्चर चल रहा है, ठीक है, तो वो सब कुछ हमारे साथ साथ में चलता रहता। शाम को हम डेली कम से कम 1.5 या 2 घंटे में फोन पे लगा रहता था। ठीक है। सिर्फ उसके अंदर हम क्या करते कि दोपहर में जो मैंने टेस्ट दिया है, जो उसने टेस्ट दिया है, वो हम दोनों डिस्कस करते, अलग अलग टेस्ट दिया करते थे हम। ठीक है। तो वो हम डिस्कस करते, और जो दिन में पढ़ा है उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको चाहे अपने रद्दी से कंसेप्ट बना के वो याद करते थे। हाँ, मतलब इसी सी बात है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कॉन्सेप्ट हम क्या बना रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से बना के उसको याद करना है हाँ जी हमने। सर। ठीक है, दैट वाज ग्रेट, है ना। कि मेन अगर मैं पॉइंट निकालूं तो जो आपने यहाँ पर बोले हैं, सबसे पहले आपने टेस्ट बताया है कि आपके टेस्ट से एक टारगेट बना। सेकंड अगर मैं बात करूं तो आपने बोला कि सर रिवीजन, जो मल्टीपल रिवीजन अगर कहीं ना कहीं हुए। थर्ड अगर मैं बात करूं तो डिस्कशन जो आपने किया, ठीक है, उसकी वजह से आपको बेनिफिट मिला। फोर्थ आपने जो कंटेंट जो है एक कंटेंट पे फोकस किया, वो आपका इंपॉर्टेंट रहा। तो ये मेजर पॉइंट्स में बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज और चाहिए, और ये भी जनरली मुझे चाहिए कि ये नहीं कि माइंड में ना कि हम क्या बोल रहे हैं, है ना। आप ये बताओ कि जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन करते टाइम बहुत सारे बच्चों को माइंड में जब लास्ट में मतलब प्री का एग्जाम दे लेते हैं, तो प्री का एग्जाम देने के बाद ये लगता है कि यार अब सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो उस टाइम पर वो जो प्रिपरेशन का टाइम था उसको आपने कैसे टैकल किया? क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम का रिजल्ट आएगा तभी मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो उसको आप क्या मतलब सजेस्ट करना चाहोगे? सर मेरी मतलब कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरी प्री की थोड़ी अच्छी थी, तो सर मेरा एग्ज़ाम दिल्ली था, वहाँ पे मेरे रहने के लिए मेरे ठीक था। तो मैं जब एग्ज़ाम दे के नेक्स्ट डे मैं घर पे गया, तो उसी दिन मैंने शाम को गया, थका हुआ था, मैंने कहा चलो और ना तो एक टेस्ट तो दे ही देते, क्योंकि टेस्ट सर वो इतने थे कि अबंडेंट थे, वो मेरे से सारे कंप्लीट भी नहीं हुए, उसमें से भी 10। अच्छा, आपने सारे टेस्ट दिए नहीं थे? सर डेली दिया करता, डेली 2 भी होया करते थे, फिर वो 15 एक तो पड़े थे मेरे को लगता फुल लेंथ सारे। अच्छा, लास्ट में 15 पड़े रह गए थे? हाँ ठीक है। तो वो चीज़ है कि सर मैंने फर्स्ट दिन से जिस दिन पेपर दे के आया, रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा कितना का आया है। मतलब मेरा पेपर भी ठीक हुआ था कि मेरे इसमें भी 40+ मार्क्स थे, तो मैं कट ऑफ 30 के लगभग एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है हो जाएगा, पर वही बात है ना कि सर जब रिजल्ट आया, लगभग 17-18 को रिजल्ट आया, मैंने उस दिन टॉपिक की लिस्ट बनाई, तो लोग तो पूछ रहे थे मेरे से कि हाँ तैयारी स्टार्ट कैसे करें। और अच्छा, उन दिनों में ये पूछ रहे हैं कि 10 दिन में तैयारी कैसे करें? और मेरे को ये था कि बस एक बार ना रिवीजन हो जाए जो पढ़ रखा है। सर वो रिवीजन भी कंप्लीट नहीं हो पाया था मेरा। अच्छा, 10 दिन के अंदर नहीं हो पाता सर, नहीं हो पाता ना, तो टाइम आपको पूरा इनिशियल से ही देखना पड़ेगा। देखिए गाइस, आपको एक चीज ना बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि हमें समय अभी से देना पड़ता है, ठीक है। एक दिन की प्रिपरेशन आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाती है, आपको टाइम देना पड़ता है, आपको समय देना पड़ता है, तभी जाकर आप सिलेक्शन ले सकते हो। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखें, टेस्ट सीरीज जितना हो सकता है उतना टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, है ना। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर हम बात करें तो
मतलब हमेशा मेरा भी यही टारगेट रहता है कि बच्चों के लिए टेस्ट खत्म नहीं होने चाहिए, बाकी कुछ भी खत्म हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टेस्ट उनके लिए मतलब कहीं ना कहीं खत्म नहीं होने चाहिए, वो उनको हर रोज मिलते रहने चाहिए, 1 2 3 4 जितने मिले, कोई मतलब वो कम है, वो ज्यादा नहीं है। और दूसरा उसके अंदर रिवीजन कितना कर पा रहे हैं, मल्टीपल रिवीजन, डिस्कशन कैसे कर पा रहे हैं ना। और डिस्कशन के लिए हमारा एक फ्रेंड, जैसे इन्होंने अपनी एक गर्लफ्रेंड चूज कर ली थी है ना, इनका दोस्त जो था उनके साथ वो 2 घंटे बात कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से आपको भी एक पर्सन चूज करना पड़ेगा। आपका एक पर्टिकुलर जो है कोई दोस्त हो सकता है, कोई क्लासमेट हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बैठकर उस चीज को डिस्कस कीजिए। अच्छा राकेश, मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन मुझे एक लास्ट ये बात बताओ कि अगर बच्चों को आप मैसेज देना चाहोगे तो क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि देखो प्रेजेंट टाइम में कहते हैं ना कि जिस डर की मैं बात कर रहा हूँ, आपने बोला कि सर मुझे भी डर लग रहा था, मैं भी डरा हुआ हूँ, हर बच्चा डरा हुआ होता है, जब तक एग्जाम क्रैक नहीं होता हर एक के माइंड में डर होता है, तो आप इनके लिए मैसेज क्या देना चाहोगे? सर डर तो देखो कॉमन सी है, ह्यूमन नेचर है, वो तो लगेगा ही, बट हाँ ठीक है, भी इसके लिए ये कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और टाइम टू टाइम अपने आप को चेक करना। सर अगर वही बात है कि टेस्ट अगर मैं बिल्कुल सिंपल से दे रहा हूँ, नेमराज सुंडा के मैं टेस्ट दिया करता था, मैंने बहुत बार पढ़ रखी है, वो टेलीग्राम पे ग्रुप थे, उन पे मैंने कर लिया करता था, तो वो मेरे से होते थे। अब उनको सोच के या तो मैं अच्छा भी फील कर सकता हूँ, बट उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है जी। और यहाँ पे कोचिंग वाले जो टेस्ट दिया करता था, आप भी अपना मैक्सिमम देते थे, मैं भी अपना मैक्सिमम पढ़ाई करके वो टेस्ट दिया करता था, तो सर उसमें फिर नंबर भी कम आ जाते थे, बट हाँ कहीं ना कहीं इतना पता लग गया था कि मेरे इतने गलत हो रहे हैं, और इतना मतलब कि मेरे को और पढ़ने की जरूरत है जी, या फिर कुछ ना कुछ नया मिलता था देखने को। बिल्कुल। अच्छा मैं एक बीच में और चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल नेगेटिव मार्किंग जो होती है उसको आपने कैसे टैकल किया? क्योंकि जब कहीं ना कहीं बच्चे क्या करते हैं, जब कुछ भी नहीं आ रहा तो तुक्का मारना स्टार्ट कर देते हैं, नेगेटिव मार्किंग के साथ टैकल कैसे हुआ आपका? सर इस बार मेरे साथ जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था ग्रास कार्प का, जो साइंटिफिक नाम था जी जी जी, तो सर वो एग्जाम के अंदर इतना प्रेशर था कि उसके अंदर मैं कंफ्यूज हो गया 2 ऑप्शन के अंदर। तो सर वो वही बात है ना कि मेरे को बाकी के 3 ऑप्शन के पता थे, मैं 2 में कंफ्यूज था, और उसके अंदर से चलो मैंने एक को देख लिया, और वो कोई ना कोई वही हमारी बुद्धि सी ट्रिक से याद किया हुआ था, तो उस टाइम चलो स्ट्राइक कर गई और वो हो गया सही। ठीक है, बट सर अगर अपने को 4 ऑप्शन नहीं पता है, 1 ऑप्शन का पता है, तो सर उसके अंदर तो क्यों तुक्के मारने? ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें, नेगेटिव मार्किंग के साथ कैसे टैकल किया जाए? मतलब उसको अगर दूर करना हो, जैसे बच्चों के नेगेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको कैसे कम मतलब वो करें, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? सर एक तो मेरे तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, और टेस्ट ऐसा नहीं कि टेस्ट दे दिया, अब मैंने स्टार्ट किया 10 मिनट के अंदर टेस्ट किया और फिनिश, और उसके बाद उसको एनालाइज कर लिया, ठीक है हो गया मेरा, बट ऐसा नहीं था सर। मैं अगर अपनी 45 मिनट का टेस्ट था तो उस पर एटलीस्ट मेरे को 35 मिनट आराम से लगते थे, मैं उनको दोबारा जाके भी देखता था क्वेश्चनों को, जैसे आप मेन एग्जाम के अंदर करते हैं आंसर चेंज कर देते हैं, तो वो भी करता था। और सर एक चीज़ वैसे सोचने वाली बात है, मान लो मैंने एक क्वेश्चन किया, उसको आंसर लगा दिया मेरे मेन एग्जाम में, तो मेरे को उस पर लगे लगभग 40-50 सेकेंड लग गए मेरे को। ठीक है, दोबारा मैं उस क्वेश्चन को देखूंगा तो मैंने 40-50 सेकंड पहले सोचा, और अब सिर्फ 2 सेकंड के अंदर मैं उसका आंसर चेंज करके आगे निकल जाऊंगा। वो सबसे बड़ी समस्या होती है ना, तो वो एक ही चीज से आती है, रिवीजन से, हाँ जी, है ना, और मल्टीपल टेस्ट देने से। ठीक है, तो राकेश सच में बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, थैंक यू सर, और थैंक यू सो मच कि आप आए और एटलीस्ट इनको गाइड किया, है ना, क्योंकि मेरा भी एक ही मन था। अच्छा एक चीज मैं और बोलना चाहूँगा कि मार्क्स कितने थे आपके इस बार? मेरे सर जो मेंस के अंदर मार्क्स थे वो 42 मार्क्स थे। मेंस में 42 मार्क्स हैं, और इंटरव्यू में कितने लगे थे? इंटरव्यू में 14 लगे थे सर। इंटरव्यू में 14 लगे थे, इंटरव्यू में कम लगे, लेकिन उसमें आपने स्कोर वहाँ पे अच्छा कर लिया, तो उसकी वजह से हो गया था। ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो गाइस आप लोग समझ सकते हैं कि, और ओवरऑल आपका कितना मार्क्स बना? सर 70 बना। 70 पंजाब नेशनल बैंक 70, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एक टाइम रहा, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इनको मिली है। अच्छा आगे आप क्या सोच रहे हैं, मतलब किस प्रकार से आगे इन फ्यूचर? सर जब तक जॉब नहीं लगते तब तक तो सब भी ऐसा सोचते हैं कि मैं आगे भी पढ़ाई करूँगा जी, जॉब लगने के बाद में भी। तो अभी इस मंथ के अंदर तो
की थी, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की, सब जगह जाके भी आया और घुमा फिरा भी। तो अभी तो कुछ नहीं कह सकता, बाकी जॉब के प्रेशर के ऊपर होता है। जी बिल्कुल। अभी जो है आपको डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और आने वाले टाइम में भगवान करे कि आप अच्छी है ना बुलंदियों को छुए और आपके परिवार को अच्छा स्वास्थ्य मिले। ठीक है, यही कामना करता हूँ। और बाकी एग्रीमेंटर्स का पूरा परिवार आपके साथ है हमेशा से ही। ठीक है, और बाकी नेगेटिविटी और उन चीज़ों से बचे रहें, माइंड को है ना बिल्कुल हेल्दी रखें, स्वास्थ्य बढ़िया रखें, पढ़ते रहें। और बाकी गाइस आप लोग भी मेहनत करो यार, अच्छे से मेहनत करके सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि 1% नहीं, कहीं ना कहीं अगर आप जॉब लगते हो तो अपनी आने वाली जनरेशन्स को आप लोग चेंज कर रहे हो। आपके एक फैमिली के अंदर जब आप जॉब लगने के बाद, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ी चीज़ है इंडिया के अंदर बेरोजगारी, और उसका हमें अगर दूर करना है उसको, तो डेफिनेटली हमें अपने लेवल पर अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। हमारे नेगेटिव पॉइंट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, हमें उनको समझना पड़ेगा। हमारा बुरा और भला हम लोग सोच सकते हैं, और सच बताऊं तो कॉमन ह्यूमन बीइंग ही होते हैं जो सिलेक्शन लेते हैं, वो भी आप में से निकले हुए ही बच्चे होते हैं। अभी आपने देखा कितना जनरल डिस्कशन था, इस डिस्कशन से आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से बहुत है ना, और इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि हाँ मैंने राकेश को ये बोला हो कि आपने ये बोलना है, किसी प्रकार का कोई इसमें रीटेक भी नहीं है कि जस्ट एक हमने एक जनरल डिस्कशन किया और ये हो गया। तो आप लोगों को यही चीज इंपॉर्टेंट है कि जेन्युइननेस पे रहो, अपने माइंड को स्ट्रक मत करो कि हाँ मैं नहीं होगा तो क्या होगा, ये होगा, क्योंकि लाइफ खत्म नहीं होने वाली अगर नहीं हो गया तो। ठीक है, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट भी हो जाते हैं कई बार, ठीक है, लेकिन हमें समय देना पड़ता है। तो अपने आप को रिलैक्स रखकर एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस कर उसी को मल्टीपल रिवीजन करके और जो एग्जाम का पैटर्न है उसको समझते हुए तैयारी करें। बाकी थैंक यू सो मच राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सब बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको इंटरव्यू सेशन पसंद आया है, आपको नॉलेज मिला है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।